नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी हम फ़िलहाल मिलने आए हैं एक ऐसी हस्ती से जो बिहार की सरजमीन से बिलोंग करती है और उन्होंने तकरीबन 35 सालों से सियासत की दुनिया में अपना कदम जमाया हुआ है। जो शुरुआती दौर में जेपी मूवमेंट जैसी एक रिनाउंड मूवमेंट में शरीक रहे, उसके बाद बीएसपी, जनता दल, आरजेडी में शामिल रहे और लोगों की खिदमत दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ मगरबी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, जहाँ 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इस बार का इलेक्शन देखा गया कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मुअम्मा बन करके रह गया मगरबी बंगाल का इलेक्शन। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या दूसरे पार्टियों के जो नेता हैं, जो सेकुलर सोच रखते हैं, सबों ने ममता बनर्जी की सपोर्ट किया है और ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए मगरबी बंगाल में आए, रैलियों में शामिल हुए, मीटिंग्स की, उनके सपोर्ट के लिए लोगों से अपील की कि ममता बनर्जी को लोग वोट दें और उनको कामयाब बनाएं। तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्स का जिनका नाम एहसान अहमद है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के जो हालात हैं, चाहे हिंदुस्तान के हो या मगरबी बंगाल के हो, तो इस बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। एहसान साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपका है कि हज़रत के आप, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये कोरोना महामारी चल रहा है और सेकंड फेज का जो वेव रहा है कोरोना का, पिछला जो फर्स्ट फेज का वेव था उससे ज़्यादा डेडली है। लेकिन जिस तरह से हुकूमत की मतलब जाब्ते के पालन करवाना चाहिए या हुकूमत को इक़दामात लेना चाहिए, उस तरह से हुकूमत ने इक़दामात नहीं लिया। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, केंद्र की सरकार जो है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये इनकम्पिटेंट है या फिर इन्होंने वो इक़दामात नहीं किए जो होना चाहिए था। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में आज के दौर में, वो बिल्कुल सोची समझी एक साजिश के तहत हो रहा है और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों से बिल्कुल वाकिफ़ थी, उसे पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट एकदम इनसेंसिटिव, जिसको कहते हैं असंवेदनशील, पब्लिक वेलफेयर और स्टेट वेलफेयर जो होता है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है और पब्लिक को बिल्कुल अपने हालात पे पहले से छोड़ा हुआ है और आगे भी ये सरकार यही करेगी। लोगों का जो तवक्को अगर है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब बात होगी कि इस सरकार से कोई भी उम्मीद कोई रखे और इस सरकार को इसका मुतबादिल तलाश करना ही एक आखिरी इसका उपाय होगा और यही एक इलाज होगा। जैसे कि WHO ने कहा था कि कोरोना का सेकेंड वेव आएगा, फिर भी इसको देखने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में 8 फेज में इलेक्शन करवाया, जबकि 234 सीटें थी तमिलनाडु में, वहाँ पे सिर्फ 2 फेज में इलेक्शन हुआ। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे, मगरबी बंगाल में 8 फेज में इलेक्शन करना पड़ा? देखिए, आपको याद होगा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम हुआ करता था TN शेषन। वो दौर भी देखा होगा आपने या सुना होगा। तो ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एक बॉडी है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकती है। लेकिन उनके बाद से और ख़ास करके ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये तो स्पाइनलेस है एकदम, इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है केंद्र की सरकार ने। और एक तरह से जो ये ऑटोनोमस बॉडी था, ये एकदम केंद्र सरकार या फिर ये कहिए मोदी और शाह की गुलामी कर रही है। इसके अलावा इसके पास इसका अपना कोई वजूद नहीं बाकी रहा है और इस तरह से और भी जितनी भी मतलब स्वतंत्र संस्थाएं हैं इस मुल्क में, इस देश में, वो एक एक करके धीरे धीरे सब कोलैप्स हो रही हैं। ये बहुत ही नाजुक मसला है, इस पर सबको बड़े संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन थे, जैसे CBI हुआ, ED हुआ, इलेक्शंस कमीशन हुए, RBI हुआ, सबको देखा जा रहा है कि बीजेपी अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करिए, उसको गवर्न करे। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि यहाँ की जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी को कामयाबी के साथ अगर चलाना है तो जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको बिल्कुल आज़ाद तौर पे काम करना चाहिए। और यही एक परिकल्पना था जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये बनाया था कि जितनी संस्थाएं हैं
जो पब्लिक वेलफेयर से जिनका जो वाबस्ता है, जिनका संबंध है, या पब्लिक कल्याण के बारे में, लोक कल्याण के बारे में जो सोचती हैं, उनको धीरे 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 बिल्कुल पंगु बना दिया है। और उनके उनके पास अब किसी तरह का कोई अपना एक इंडिपेंडेंट जो सोच होता है और जो एक स्पाइन जो होता है उनका, वो सब ख़त्म कर दिया है। और आस्ते आस्ते सब सारी संस्थाएं धीरे धीरे सरेंडर बोल रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि लगभग जितनी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ के, वो सब लगभग कोलैप्स हो चुके हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सियासी पार्टियों के लिए जनता की जान सस्ती और सत्ता महंगी हो गई है। कोरोना काल में होने के बावजूद भी जो रैलियां निकली, जो मीटिंगें हुई, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण और तेज़ी से फैला और इस हालत में पहुंच गया कि सिर्फ 24 घंटों में हिंदुस्तान में 3 लाख से ज़्यादा केसेस आई, जो अभी इंडिया दुनिया का नंबर 1 लीड ऐसा कंट्री रहा जिसमें 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज किया गया। इस बारे में क्या बोलेंगे? 2008 में सारी दुनिया में स्लो डाउन था, ये आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। 2008 में जो स्लो डाउन था, जो आर्थिक मंदी आई थी, सारा दुनिया इससे प्रभावित हो गया था। लेकिन आपको ये याद होगा कि एक मुल्क इंडिया था, जो भारत था, जो इस मंदी से बच गया था। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप की जो क़यादत है, आपका जो लीडरशिप है, वो कितना कैपेबल है, वो कितना सेंसिटिव है, उसके पास क्या प्लानिंग है, उसके पास ब्लूप्रिंट है, किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, कौन सी प्लानिंग है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये सब चीज़ें मनमोहन सिंह के जो लीडरशिप में हुआ था, वो बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट आदमी थे। उनको पता था कि स्लो डाउन है तो इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। वो सारे मेजर्स लिए उन्होंने, और इसलिए मंदी का कोई असर अपने भारत पे नहीं हुआ था। ये बरक्स उसके हुआ है। एक तो ये है कि लोगों का ये मानना है कि ये सरकार निकम्मी है या फिर ये कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ये सरकार सब जानती है, ये सब समझती है, लेकिन ये बिल्कुल इनसेंसिटिव है। ये बिल्कुल संवेदनहीन जिसको कहा जाता है, उस तरह की सरकार है ये। और सरकार में लोग जो खास करके जो दो तीन लोग हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं, उनकी सब कुछ चलती है। और उनको चलाने वाले जो नागपुर की जो फ्रेंचाइजी है, वो इनको कंट्रोल किए हुआ है। और जिस तरह के इंस्ट्रक्शन, जिस तरह के आदेश आते हैं, उस आदेश का पालन होता है। प्रधानमंत्री भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल कहते हैं कि हेल्पलेस जिसको कहा जाता है, वो है। वो चाहे भी तो कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ आरएसएस सरकार चला रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस परिस्थिति में अगर आप किसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं उससे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। ये इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह लोग जात और धर्म के नाम पे वोट देंगे? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी आकर के कह रही है कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे अगर जीत करके आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे के जो लोग हैं बंगाल के, डेवलपमेंट पे नाम पे वोट देंगे या धर्म के नाम पे वोट देंगे? बंगाल में मेरा बहुत लंबा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन जब से मैं आया हूँ यहाँ पे और मैंने जो देखा है, जो पर्सनल हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि ममता बनर्जी का जो एक ओपिनियन है, उनका जो एक इम्पैक्ट है यहाँ पे इस सोसाइटी में, ख़ास करके औरतों में, और जो काम उन्होंने किए हैं उनका बहुत बड़ा असर है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से खूबसूरती से मेंटेन करके रखा हुआ है, जिस तरह से लोकतांत्रिक जो वैल्यू है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू होता है, उसको मेंटेन किया है, उसको रिटेन किया है। और सब क्षेत्र में लगभग बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और यही वजह है कि लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर इसका मुआवजा लोगों ने किया होगा तो बड़े आसानी से इस चीज़ को समझ लिया होगा कि बीजेपी या मोदी और शाह जो बोलते हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने जो यहाँ काम किया है, जितने स्कीम्स चलाए हैं, जितने प्रोग्राम चलाए हैं, बिना किसी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जिसको कहा जाता है, वो बिल्कुल इसका फुकदान रहा है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं रहा। जितने प्रोग्राम यहाँ, जितने स्कीम्स चले हुए हैं, सबका बराबर का फ़ायदा सबको मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो सेकुलर फैब्रिक है, वो लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है। सरकार भी इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम की है। और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो तहजीब है, यहाँ का जो लोग है, और इन लोगों ने लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको कायम करने के लिए बहुत अच्छी तरह से योगदान दिया है। इसमें सरकार ने भी बहुत अच्छी तरह से मदद की है, इसको मेंटेन किया है। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा का जो ट्रेंड था, उससे बहुत अलग हट के ये रिज़ल्ट आएगा।
और लोकसभा और राज्य और विधानसभा का जो चुनाव होता है, इसमें एक चीज़ तो होती है कि लोकसभा का जो ट्रेंड होता है उसके जो इश्यूज़ होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा में जो वोट परसेंटेज जो इसको ये टीएमसी को मिला था, वो आज भी वोट परसेंटेज उतना ही बढ़ा हुआ था। 2019 में भी वही था, और इसमें अगर वो वोट परसेंटेज बढ़ेगा नहीं तो घटने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है इस बात का कि टीएमसी की सरकार तीसरी बार बनेगी, इसमें कहीं कोई शक और कोई संदेह वाली बात नहीं। कितनी सीटें जीत कर ममता बनर्जी तीसरी बार वज़ीर-ए-आला बनेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें हम प्रिडिक्शन करना नहीं चाहते हैं, बट कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनेगा और ये रिज़ल्ट बताएगा कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही है ये सरकार, लेकिन ये सरकार बिल्कुल कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाएगी। और शुक्रिया एहसान साहब बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे एहसान अहमद साहब, जिन्होंने अपना सोच रखा और बातें की। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।